नमस्ते विद्यार्थियों। हम कल पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हमने देखा था कि यूरोपियन जो शक्तियां हैं वो भारत के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती हैं। यूरोपियन शक्तियों के अंदर हमने सबसे पहले देखा था पुर्तगाली शक्तियों में वास्को डी गामा जो नाम का व्यक्ति होता है वह सर्वप्रथम भारत आने वाले समुद्री राजमार्ग की खोज करता है। समुद्री मार्ग की खोज करता है कौन? वास्को डी गामा। कल मैंने आपको जो तारीख बताई थी 14 और 6 अगस्त, दो मैंने अलग अलग तारीखें बताई थी आपको। एक तो 6 अगस्त बताई थी, दूसरी तारीख मैंने बताई थी आपको 14 मई, और आज मैं फिर उसके बारे में तीसरी तारीख बताने वाला हूँ जो ऑथेंटिक है। पहले की जो मैंने दो तारीखें बताई थी 6 अगस्त ये भी गलत है, 14 मई मैंने बताई थी ये भी गलत है। ऑथेंटिक जो तारीख है वो 20 मई है। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आ गया था। समुद्री मार्ग की खोज इसने कर ली थी भारत आने वाले। कब की थी? 20 मई 1498। प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने आपको जो पूर्व वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने आपको 14 मई बताया था, वो गलत है। वास्तविक तिथि कौन सी है? 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज करके कालीकट बंदरगाह पहुंच गया था। कालीकट बंदरगाह का जो शासक था जिसका नाम था जमोरियन ने उसका स्वागत किया पुर्तगालियों का, लेकिन पुर्तगालियों ने उसके स्वागत का अनुचित लाभ उठाया और जो वास्को डी गामा था वो वापस चला जाता है। कहाँ पर? पुर्तगाल में चला जाता है। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो जब पुर्तगाली वापस चला जाता है, इसके बाद में पुर्तगाल से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अल्मीडा। क्या नाम है? अल्मीडा, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर था जिसका क्या नाम था? अल्मीडा जो होता है वो 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत के अंदर गवर्नर के रूप में रहता है। इसके बाद में उसी का वंशज अल्बुबुर्क करके एक व्यक्ति आता है, वह यहाँ का गवर्नर बनता है और उसने यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारी नीतियाँ लागू की थी। उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। हाँ, तो वास्को डी गामा के वापस जाने के बाद में अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना। देखो, इसके बाद में अल्मीडा करके एक व्यक्ति होता है, अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। कौन? अल्मीडा। कब आया भारत? ये भारत आया था 1505 ईस्वी में। देखो, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आपके सामने प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत कौन आया था? तो अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हैं। ये आप नोट कर लेना। अल्मीडा जो है वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आया था। अल्मीडा जो है वह 1505 से लेकर के, इसका जो शासनकाल रहा है भारत के अंदर वो रहा है 1505 से लेकर के 1505 से 1509 ईस्वी तक इसका शासनकाल भारत के अंदर रहा है। यानी कि जो पुर्तगाली जो कंपनी थी वह किसके नेतृत्व में भारत के अंदर व्यापार करती हैं? तो वो व्यापार करती हैं अल्मीडा के नेतृत्व में। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। तो ये जो अल्मीडा था वह जो पुर्तगाली कंपनी थी उसका गवर्नर बनकर के भारत आया था और इसी के नेतृत्व 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक उसने यहाँ पर व्यापार का नेतृत्व किया था अल्मीडा ने। अल्मीडा जो होता है वो 1509 ईस्वी में वापस चला जाता है पुर्तगाल, और जब वह वापस चला जाता है तो इसके बाद में
उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो अल्बुकर्क, ये तो वापस चला जाता है। इसके बाद में अल्बुकर्क उत्तराधिकारी क्या बनकर के आता है? अल्बुकर्क क्या बनकर के आता है? उत्तराधिकारी बनकर के भारत आता है। ठीक है, उत्तराधिकारी बना। ठीक है, ये उत्तराधिकारी बना। इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1509 से लेकर के 1509 ईस्वी से लेकर के, इसका जो शासनकाल है वो 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक यह भारत के अंदर पुर्तगाली गवर्नर बनकर के रहा। कौन? अल्बुकर्क। ये जो अल्बुकर्क है इसने बहुत सारी नीतियां अपनाई थी भारत के अंदर। किसने? अल्बुकर्क ने भारत के अंदर बहुत सारी नीतियां अपनाई थी। यह जो था वो अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कौन? अल्बुकर्क अत्यंत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने इसका कहने का मतलब इसने जो नीतियां बनाई थी उस नीतियों के अंदर क्या था कि भारत आने वाले जितने जो समुद्री मार्ग हैं वह पूर्ण रूप से किसके अधीन होना चाहिए? पुर्तगालियों के अधीन होना चाहिए। पुर्तगाली जो कहेंगे वही होना चाहिए। पुर्तगाली सभी राज्यों से टैक्स वसूल करेंगे। इस प्रकार से उसने नीतियां बनाई थी। इसके अधीन पुर्तगालियों में इसके अधीन भारत में पुर्तगाली शक्ति का निर्माण हुआ। उसका कहना था कि भारत में हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए आया था। इसने क्या कहा? इसने भारत में आकर के क्या कहा कि वह मैं हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए आया हूं। देखो इसने क्या किया, इन्होंने क्या किया? शतरंज का खेल खेल रहे हैं। ये आए क्यों है? भारत के अंदर व्यापार करने के लिए। लेकिन इसने यहाँ पर आने के बाद में हिंदुओं को भड़काना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मैं हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए आया हूँ। किसने कहा था? अल्बुकर्क ने कहा था। भारत के अंदर जो शासक थे उन शासकों को यही कहा कि मैं किसके लिए आया हूँ? हिंदुओं को बचाने के लिए आया हूँ मुसलमानों से। यानी कि यह धर्म, जाति और धर्म के नाम पर क्या करवा रहे हैं? भारतीय लोगों को एक दूसरे में आपस में भिड़वा रहे हैं। और उसके बदले में वह भारत में व्यापार व पुर्तगाल का एकाधिकार मांगता था। इसने कहा कि मैं आपको बचा तो लूंगा, किसे? हिंदुओं को कहा, लेकिन बदले में क्या करना है? भारत का पुर्तगालियों के साथ भारत का पुर्तगालियों से व्यापार, कि भाई हिंदुओं को कहा कि मैं आपको मुसलमानों से बचा लूंगा, लेकिन बदले में क्या करना है आपको? भारतीयों को यानी कि भारत का पुर्तगालियों से व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं। और जो व्यापार है वह पूर्ण रूप से किसके साथ में होना चाहिए? पुर्तगाली कंपनी के साथ में ही होना चाहिए। इस प्रकार से इसने नीतियां अपनाई थी। तो इसकी जो अल्बुकर्क की जो प्रमुख नीतियां थी वो कौन कौन सी थी? तो इनकी जो नीतियां थी, अल्बुकर्क की नीतियां, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको पूर्ण रूप से जो नीतियां हैं इसकी वह बोर्ड पर आपको लिख करके समझा देता हूं। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत आया था। 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद में उसका दूसरा उत्तराधिकारी आता है अल्बुकर्क करके अधिकारी बना। ये रहता है 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक। इसने भारत में आने के बाद में क्या कहा? मैं हिंदुओं को मुसलमानों से बचाने के लिए आया हूँ। तथा उसने कहा भारतीयों से कि भारतीयों आपको सिर्फ पुर्तगालियों से ही व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं, अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी के साथ में व्यापार स्थापित नहीं करने हैं। इसका कहने का मतलब यही था कि उस समय जब ये भारत आया था उस समय भारत पर मुसलमानों का अधिकार था। भारत पर किसका अधिकार था? मुसलमानों का अधिकार था। देखो आप सन नोट कीजिए। देखो ये 1505 लिखा है, 1509 ईस्वी तक ये रहा था। इस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था?
पता है आपको? नहीं पता होगा। हाँ, तो ये जब आए थे उस समय दिल्ली पर अधिकार किसका था? गुलाम वंश का। किसका अधिकार था? गुलाम वंश का अधिकार था। और मेवाड़ के अंदर देखें तो रायमल और महाराणा सांगा शासक बने थे 1509 ईस्वी में। ठीक है, तो ये जो काल था वह उस समय किसका अधिकार था? भारत पर मुसलमानों का अधिकार था, उस समय ये आया था। अब आपने नोट कर लिया होगा। मैं अब अल्बुकर्क की जो नीतियां हैं उन नीतियों के बारे में बता देता हूं कि उसकी जो नीतियां कौन कौन सी थी प्रमुख रूप से। अल्बुकर्क की नीतियां, अल्बुकर्क की नीतियां। अल्बुकर्क की जो नीतियां थी उन नीतियों के अंदर पहली जो नीति थी वो पहली नीति थी कि वह यूरोप से भारत के मार्ग के बीच में पड़ने वाले सभी व्यापारिक स्थानों को अपने अधिकार में करना चाहता था। इसकी जो पहली नीति थी वो यही थी कि यूरोप और भारत के मध्य जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं उस पर कौन अधिकार करना चाहता था? अल्बुकर्क। नोट कीजिए, यूरोप से भारत के मार्ग के बीच में पड़ने वाले सभी व्यापारिक स्थानों पर अपना अधिकार करना चाहता था। यूरोप और भारत के मध्य, यूरोप और भारत के मध्य मार्ग पर जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं उन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। देखो, यूरोप और भारत के मध्य मार्ग पर जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं उन पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने कहा कि भारत और यूरोप के मध्य जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका रहेगा? तो मेरा रहेगा। पहली नीति। दूसरी इसकी जो नीति थी वह थी कि वह स्थानीय निवासियों के साथ पुर्तगालियों के विवाह कराकर पुर्तगाली उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था। दूसरी इसकी नीति क्या थी? दूसरी इसकी नीति यही थी कि पुर्तगाल बहुत दूर है, तो पुर्तगाल से जो सैनिक आए हैं, जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं, उन व्यापारियों को, उन सैनिकों को यह भारत के अंदर भारतीयों के साथ में विवाह करवाना चाहता था, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित करवाना चाहता था, ताकि इनको भारत छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़े और भारत को एक अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। कौन? अल्बुकर्क। लिखिए, वह स्थानीय निवासियों के साथ, वह स्थानीय निवासियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर भारत को उपनिवेश बनाना
चाहता था। वह स्थानीय निवासियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर भारत को उपनिवेश बनाना चाहता था। कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क की यही नीति थी कि उसने कहा था अपने व्यापारियों से, अपने सैनिकों को कि भारतीयों के साथ में आप वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए और भारत के अंदर अपन एक अपना उपनिवेश बना लेंगे ताकि हमें बार बार पुर्तगाल न जाना पड़े। तीसरी इसकी जो नीति थी वह यही थी कि जहां वह उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता अथवा अधिकार नहीं कर सकता वहां वह समुद्र तट पर शक्तिशाली किले बनाकर पुर्तगालियों के जलमार्ग की सुरक्षा करना चाहता था। देखो, इसके बाद में उसने यही कहा कि जहां पर वह उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता वहां पर वह समुद्री तटों पर शक्तिशाली दुर्ग बना करके समुद्री मार्ग की सुरक्षा करेगा, यानी कि समुद्र स्थल पर जाने वाले जितने भी उसके व्यापारिक जहाज हैं उनकी सुरक्षा करना चाहता था वह। लिखिए, जहां वह उपनिवेश स्थापित नहीं कर सकता था वहां समुद्र के किनारे शक्तिशाली दुर्ग बनाकर व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा करना चाहता था। और जहां पर वह शक्तिशाली दुर्ग भी नहीं बना सकता था, ऐसी जगह पर उसने क्या व्यवस्था करने के लिए सोचा था कि वहां का जो स्थानीय शासक है उसे पुर्तगाली सत्ता के अधीन लाना चाहता था। जहां पर वह दुर्ग, देखो उसकी नीतियां साफ थी कि उसने कह दिया था कि यूरोप और भारत के मध्य जो मार्ग पर जितने भी व्यापारिक केंद्र हैं उसको अपने अधीन लाना चाहता था। उसको अधीन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसने कहा कि स्थानीय जो निवासी हैं उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कीजिए। क्या कहा था? वैवाहिक संबंध स्थापित कर दीजिए और भारत को अपना उपनिवेश बनाइए। इसके बाद में जहां वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए और जहां पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे थे वहां क्या करना है, तो वहां पर उसने कहा कि समुद्र के किनारे शक्तिशाली दुर्ग बना करके समुद्री मार्ग जो है उसकी सुरक्षा करनी है। और जहां पर विवाह नहीं कर सकता था, शक्तिशाली दुर्ग नहीं बना सकता था, वहां पर उसने चौथी नीति अपनाई थी और कहा था कि ऐसे क्षेत्र पर क्या करना है कि वहां का जो राजा है उस राजा को पुर्तगाली शक्ति के अधीन ले आना है। कहा क्या करना है? पुर्तगाली शक्ति के अधीन वहां के शासक को ले आना है। बस ये चौथी इसकी नीति थी। तो लिख लीजिए, जहां पर वैवाहिक व दुर्ग नहीं, जहां पर वह वैवाहिक व दुर्ग नहीं बना सकता था, वहां पर उसने उस क्षेत्र के राजा को
पुर्तगाली सत्ता के अधीन वहाँ के राजा को पुर्तगाली सत्ता के अधीन लाना चाहता था। ठीक है, ये इसकी 4 प्रमुख नीतियां थी, इसकी अल्बुकर्क की। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन 4 नीतियों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार पुनः आप सुन लीजिए। अल्बुकर्क जो था वह अल्मीडा का उत्तराधिकारी था। अल्मीडा का शासनकाल भारत के अंदर, अल्मीडा जो था वह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। उसका जो शासन था वो 1505 से लेकर के 1509 तक रहा। जैसे ही अल्मीडा भारत से पुर्तगाल गया, उसके बाद में दूसरा गवर्नर बनकर के भारत में आता है, उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क का जो शासन था वो 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा था। अल्बुकर्क जो था वह यही चाहता था कि वह भारतीयों को किसी भी तरीके से अपने नेतृत्व के अंदर या अपनी सत्ता के अधीन लाना चाहता था। उसके लिए उसने कुछ नीतियां बनाई थी। उन नीतियों में उसकी पहली जो नीति थी वह नीति यही थी कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक केंद्र हैं, यानी कि भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापारिक रास्ता है, वहां पर जितने भी केंद्र हैं उन सभी केंद्रों को अपने अधीन लाना चाहता था। दूसरी उसकी नीति थी कि स्थानीय निवासियों के साथ में पुर्तगालियों के वैवाहिक संबंध स्थापित करके भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहता था। तीसरी उसकी जो नीति थी कि जहां पर वह वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है वहां पर शक्तिशाली दुर्ग बना करके समुद्री जलमार्ग की सुरक्षा करना। चौथी उसकी नीति थी कि जहां पर वह वैवाहिक संबंध और शक्तिशाली दुर्ग बना करके समुद्री मार्ग की रक्षा नहीं कर सकता है, वहां पर जो स्थानीय शासक है उन स्थानीय शासक को पुर्तगाली सत्ता के अधीन लाना चाहता था। ये इसकी प्रमुख 4 नीतियां थी। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, अब आगे देखते हैं। इस प्रकार अल्बुकर्क के उद्देश्य विस्तृत थे और उसने अपने थोड़े से कार्यकाल में, यानी कि उसने अपने छोटे से कार्यकाल में इनकी पूर्ति में काफ़ी सफलता भी प्राप्त की। इसने अपने छोटे से कार्यकाल में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति भी की थी। किसने? अल्बुकर्क ने काफ़ी हद तक सफलता भी उसने प्राप्त की। मुख्यतः उसने भारत में पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ किया। उसने भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ किया था और उसके उत्तराधिकारियों के समय में पुर्तगालियों को पर्याप्त सफलता मिली और धीरे धीरे पश्चिमी तट पर, यानी कि धीरे धीरे पश्चिमी तट पर, जैसे गोवा, दमन, पश्चिमी तट जो है ना, पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट कौन सा है? पश्चिमी तट। यहां पर गोवा, दमन, इसके बाद में ड्यू, सालसेट, इसके बाद में उसने बसीन, चोल, मुंबई, बसीन, चौल, बंबई, बंगाल, हुगली, और मद्रास तट पर और मद्रास
तट पर, मद्रास तट पर सांथोम पर अधिकार कर लिया। यानी कि जैसे देखो, पश्चिमी तट पर गोवा, दमन, दीव, सालसेट, बसीन, चौल, बम्बई, बंगाल, हुगली और मद्रास तट पर सांथोम पर अधिकार कर लिया था। किसने? पुर्तगालियों ने इन क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली की इस प्रारंभिक सफलता के विभिन्न कारण थे। प्रारंभ में इनको यहाँ पर सफलता मिली तो इसके पीछे कई कारण थे। तो अपन देखते हैं प्रारंभिक सफलता के कारण, इनको यहाँ पर सफलता कैसे मिली। देखते हैं प्रारंभिक सफलता के कारण। देखो, पुर्तगाली क्यों आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। 1498 में वास्को डी गामा यहाँ आया। वास्को डी गामा के आने के बाद में अल्मीडा जो आया था वो तो 1505 में आया था। 1505 से लेकर के 1515, सिर्फ 10 वर्ष के शासन काल में ऐसा क्या हो गया कि व्यापार के स्थान पर पुर्तगालियों ने सत्ता को स्थापित कर लिया। तो उन कारणों को देखते हैं कि क्या कारण रहे, क्या समस्या थी उस समय ऐसी कि इतने कम समय में उन्होंने भारतीयों पर अधिकार करना स्थापित कर दिया था, यानी कि अधिकार करना शुरू कर दिया था। देखते हैं इन कारणों को। तो भारत में छोटे छोटे राज्यों में परस्पर झगड़े थे। देखो, भारत में छोटे छोटे राज्यों के मध्य झगड़े थे। भारत के अंदर छोटे छोटे राज्य थे। देखो, गोवा, दमन, दीव, सालसेट, बसीन, चौल, बम्बई, बंगाल, हुगली, मद्रास तट पर सांथोम, ये क्या है? छोटे छोटे राज्य। अब इन छोटे छोटे राज्यों में एकता नहीं थी, एकता का अभाव था। और इसी का लाभ किसने उठाया? पुर्तगालियों ने उठाया। इन्होंने कभी भी इन छोटे छोटे राज्यों को एक होने ही नहीं दिया। आपसी फुट के कारण उनको फायदा मिल गया। भारत में छोटे छोटे राज्य थे जिनके मध्य झगड़े होते रहते थे, इसी कारण इन्होंने लाभ उठाया। आज भी अगर हम देखते हैं हमारे जो परिवार है, उन परिवारों के अंदर आपसी फुट के कारण जो पड़ोसी होते हैं वे फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि आपसी इसका लाभ उठाया। पुर्तगाली शक्ति मुगल बादशाहों अथवा फारस के शासक शाह इस्माइल के झगड़ों में नहीं फंसे। दूसरा कारण यही था कि जो ये पुर्तगाली थे उन्होंने न तो मुगल और फारस के शासक शाह के मध्य होने वाले झगड़ों में नहीं पड़े। दूसरा कारण यही था इनकी सफलता का कि मुगल और फारस के शाह के मध्य होने वाले झगड़ों में नहीं पड़े। आप सोच रहे होंगे कि 1515 में मुगल कहाँ आ गए थे? तो 1515 में मुगल नहीं आए थे, लेकिन इसके बाद में जैसे जैसे भारत के अंदर मुगलों का शासन शुरू हो गया 1526 में, 1526 ईस्वी में मुगलों का शासन शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ेगा आगामी समय में, तो कौन आ गए थे? मुगल आ चुके थे। ठीक है। इसके बाद में इसके अतिरिक्त पुर्तगाली गवर्नरों की योग्यता, नौसेना, तोपखाना आदि। इसके बाद में योग्य गवर्नरों के कारण। चौथा है शक्तिशाली नौसेना के
नौसेना होने के कारण। पांचवा है तोपखाना होने के कारण। इनकी सफलता के कारण क्या थे? तो सफलता के कारणों के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनके पास में एक तो शक्तिशाली नौसेना थी, और शक्तिशाली नौसेना थी जिस समय भारतीय शासकों के पास में नौसेना का अभाव था, नौसेना बहुत कम थी। और इसके पास में तोपखाना थे, यानी कि तोप छोड़ने के लिए तोपें थी इनके पास में, गोला बारूद था, जिसकी वजह से ये जीते। तीसरा जो कारण है वो है योग्य गवर्नरों के कारण। योग्य गवर्नर जो थे उनके अच्छे नेतृत्व के कारण इनको प्रारंभ में सफलता मिली। तो यही पुर्तगालियों की सफलता के कारण हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया पुर्तगालियों के बारे में। अब हम आगामी समय में देखेंगे डच और अंग्रेज़ों के बारे में। धन्यवाद।